वसुधाया क्षमा गुणे। राम यानी ज्ञान और विवेक की पराकाष्ठा। बुद्ध या बृहस्पति तुल्य। राम यानी कोमलता में कृष्णा, मृदु पूर्वज भाषते। राम यानी उपस्यता का सर्वोच्च उदाहरण। कदाचन लोपकारेण श्रुति नैकेन तिष्ठति। राम यानी श्रेष्ठ संगति का चयन। शीला वृद्धे, ज्ञान वृद्धे, वयो वृद्धे च सज्जने। राम यानी विनम्रता में महाबल। वीर्यवान च वीर्येण महता स्वेन विस्थितः। राम यानी सत्य का अडिग संकल्प। न च अनुतथको विद्वान। राम यानी जागरूक, अनुशासित और निष्कपट मन। निस्सिंद्र, अपम्रत, स्वदोष परदोष विदत। साथियों, राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। और इस संकल्प के लिए आज से बेहतर दिन और क्या हो सकता है। साथियों, 25 नवंबर का यह ऐतिहासिक दिन अपनी विरासत पर गर्व का एक और अद्भुत क्षण लेकर आया है। इसकी वजह है धर्म ध्वजा पर अंकित कोविदार वृक्ष। ये कोविदार वृक्ष इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारा वैभव इतिहास के पन्नों में दब जाता है। साथियों, जब भरत अपनी सेना के साथ चित्रकूट पहुंचे तो लक्ष्मण ने दूर से ही अयोध्या की सेना को पहचान लिया। ये कैसे हुआ, इसका वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है। और वाल्मीकि जी ने क्या वर्णन किया है? उन्होंने कहा है, विराजित उद्गत स्कंधम कोविदार ध्वजः रथे। लक्ष्मण कहते हैं, राम, सामने जो तेजस्वी प्रकाश में विशाल वृक्ष जैसा ध्वज दिखाई दे रहा है, वही अयोध्या की सेना का ध्वज है। उस पर कोविदार का शुभ चिन्ह अंकित है। साथियों, आज जब राम मंदिर के प्रांगण में कोविदार फिर से प्रतिष्ठित हो रहा है, यह केवल एक वृक्ष की वापसी नहीं है, यह हमारी स्मृति की वापसी है, हमारी अस्मिता का पुनर्जागरण है, हमारी स्वाभिमानी सभ्यता का पुनरुद्घोष है। कोविदार वृक्ष हमें याद दिलाता है कि जब हम अपनी पहचान भूलते हैं तो हम स्वयं को खो देते हैं, और जब पहचान लौटती है तो राष्ट्र का आत्मविश्वास भी लौट आता है। और इसलिए मैं कहता हूं, देश को आगे बढ़ना है तो अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। साथियों, अपनी विरासत पर गर्व के साथ साथ एक और बात भी महत्वपूर्ण है, और वो है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति। आज से 190 साल पहले 190 साल पहले साल 1835 में 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी। 10 साल बाद
यानी 2035 में उस अपवित्र घटना को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम में आग्रह किया था कि हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। साथियों, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मैकाले ने जो कुछ सोचा था उसका प्रभाव कहीं व्यापक हुआ। हमें आजादी मिली, लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। हमारे यहां एक विकार आ गया कि विदेश की हर चीज, हर व्यवस्था अच्छी है और जो हमारी अपनी चीजें हैं उनमें खोट ही खोट है। साथियों, गुलामी की यही मानसिकता है जिसने लगातार यह स्थापित किया। हमने विदेशों से लोकतंत्र लिया। कहा गया कि हमारा संविधान भी विदेश से प्रेरित है, जबकि सच ये है कि भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। साथियों, अगर आप तमिलनाडु जाएंगे तो तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में उत्तील मेरूर गांव है। वहां हजारों वर्ष पहले का एक शिलालेख है। उसमें बताया गया है कि उस कालखंड में भी कैसे लोकतांत्रिक तरीके से शासन व्यवस्था चलती थी, लोग कैसे सरकार चुनते थे। लेकिन हमारे यहां तो मैग्ना कार्टा की प्रशंसा का ही चलन रहा। हमारे यहां भगवान बसवन्ना, उनके अनुभव मंटपा की जानकारी भी सीमित रखी गई। अनुभव मंटपा यानी जहां सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक विषयों पर सार्वजनिक बहस होती, जहां सामूहिक सहमति से निर्णय लिए जाए। लेकिन गुलामी की मानसिकता के कारण इस भारत की कितनी ही पीढ़ियों को इस जानकारी से भी वंचित रखा गया। साथियों, हमारी व्यवस्था के हर कोने में गुलामी की मानसिकता ने डेरा डाला हुआ। अब याद करिए, भारतीय नौसेना का ध्वज सदियों तक उस ध्वज पर ऐसे प्रतीक बने रहे जिनका हमारी सभ्यता, हमारी शक्ति, हमारी विरासत से कोई संबंध नहीं। अब हमने नौसेना के ध्वज से गुलामी के हर प्रतीक को हटाया है। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को स्थापित किया है। और ये सिर्फ एक डिजाइन में बदलाव नहीं हुआ, ये मानसिकता बदलने का क्षण था। ये वो घोषणा थी कि भारत अब अपनी